सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग से वादा किया था कि हम जो है से आप लोग को, ठीक है, हम आप लोग से जो है वो लगभग 800, ठीक है, कितना, लगभग 800 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के लिए बताए थे बाबू। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए सोल्व करवाएंगे, और उसमें से 100% की उतना से ज़्यादा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्या है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो हम लोग अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो अगले वीडियोस में हम लोग 400 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके थे, और आज जो है से 401 से 401 से लेकर के हम लोग 401 से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 401 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, और 401 क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है, बताइएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है, पटना है कि गया है कि भागलपुर है या दरभंगा है, बताइएगा। तो याद रखिएगा बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वह जो है, बिहार का सबसे जो बड़ा नगर है बाबू, वह सबसे जो बड़ा नगर है वह पटना है। कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है बाबू? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वह पटना ही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 402 क्वेश्चन। 402 क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। ठीक है, जो बाबू महात्मा गांधी जो हैं उनको महात्मा बुद्ध जो हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को जो ज्ञान की जो प्राप्ति है, महात्मा गांधी जो है वह उनको ज्ञान की जो प्राप्ति है बाबू, वह उनको बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था जल्दी से बताना। तो उनको जो है से बोध गया में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बोध गया। ठीक है, बोध गया में हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 103 नंबर को 403 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 403 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशिया का पहला निर्वात संवर्धन संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा वह जो है अपना भारत में ही स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भारत में ही किया गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना है बाबू वह कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय डाक की जो स्थापना है बाबू, जो भारतीय डाक विभाग है उसके जो स्थापना हुआ था, उसका स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? उनको जो स्थापना है वह 1854 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 405 क्वेश्चन कहता है कि डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ठीक है, डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो याद रखिएगा वह जो चलता है बाबू वह महाराष्ट्र में चलता है। कहाँ चलता है? तो वह महाराष्ट्र में चलता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग, हाँ, आप लोग को क्या करना है कि याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। चलिए 406 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वह उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन है बाबू? उत्तर रेलवे क्षेत्र है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर शायद आप लोग को लगता ही होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन
उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है बाबू? तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता इनमें से जो उद्योग है बाबू वह चीनी उद्योग हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ठीक है, बोकारो इस्पात जो संयंत्र है बाबू वह किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो याद रखिएगा, वह जो है वह किस देश से खोला गया था? तो वह रूस जो देश है उसके सहयोग से, रूस के जो सहयोग से खोला गया था बोकारो इस्पात संयंत्र, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 9, 409 है, और क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है, भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है बाबू वह कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कितना 1968 में कौन सा कन्वर्सेशन हुआ था? ठीक है, चलिए बताइएगा कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968, हाँ ठीक बात है। चलिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वर्सेशन हुआ था? ठीक है, 1968 ईस्वी में जो है बाबू वह कौन सा कन्वर्सेशन हुआ था? तो वह याद रखिएगा, वह अफ्रीकी कन्वर्सेशन हुआ था। क्या हुआ था बाबू? अफ्रीकी कन्वर्सेशन हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, और क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? बताइएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है वह निम्न में से कौन था? तो वह ऑस्ट्रिया था। कौन बाबू था? ऑस्ट्रिया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के जो प्रमुख वास्तुकार जो था वह बिस्मार्क था। कौन था बाबू? बिस्मार्क था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने जो उनकी केसर ए हिंद की जो उपाधि था वह त्याग दिए थे? कौन सा मतलब कि घटना में? ठीक है, चलिए बताइएगा। तो वह जालियांवाला बाग हत्याकांड में बाबू जो है वह केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिए थे। ठीक है, और जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, कब हुआ था बाबू? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी आप लोग को याद रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। ठीक है, बहुत मतलब कि MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वह दांडी यात्रा से हुआ। किससे हुआ बाबू? दांडी यात्रा से हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए कि विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मैंने सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा था उसी में जिसमें मिल रहा था, इस क्वेश्चन को भी हम लोग को देखने के लिए मिला था। चलिए बताइए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसमें दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन उधर बाद में है, तो बताइएगा कि विश्व, हाँ इसका ऑप्शन नहीं देंगे, अपने से बताना है। ठीक है, विश्व विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, विश्व में जो मुद्रण की सबसे पहले शुरुआत जो हुआ था वह विश्व में सबसे पहले जो बाबू मुद्रण का जो शुरुआत था वह शुरुआत बताते हैं वो कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, यानी ठीक है, चीन में हुआ था। आप लोग को ये भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए चलिए देख ही सकते हैं, इनका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, चीन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन जो राष्ट्रीय दल नहीं है, तो वह राष्ट्रीय जनता दल। कौन सा? राष्ट्रीय जनता दल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। ठीक है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया बाबू। तो याद रखिएगा, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950, कब बाबू? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है। बताइए कितना मतलब कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बाबू। तो वह बंगला छाप है। क्या है? बंगला छाप है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार जो है उसका कौन सा ऐसा प्रकार है वो जो सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो याद रखिएगा, सरकार का जो सबसे अच्छा जो मतलब कि जो प्रकार है वह लोकतंत्र को माना जाता है। किससे माना जाता है? लोकतंत्र को माना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, बताइएगा कि ग्राम कचहरी जो है बाबू उसका प्रधान जो है वह कौन होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का जो, सॉरी, ग्राम कचहरी, ग्राम सॉरी 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 दोस्तों, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। याद आप लोग को ये भी रख लेना है, क्या होता है बाबू। तो याद रखिएगा, सरपंच होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। ये भी मतलब कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। क्वेश्चन कहता है
हाँ बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, है कि ना जी। चलिए क्वेश्चन है कि एशिया एशिया और यूरोप के बीच कौन कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, ठीक है। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा मतलब कि मार्ग जो चलता था, ठीक है। चलो तो याद रखिएगा वह कौन सा मार्ग चलता था, तो वह रेशम मार्ग चलता था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे। क्वेश्चन कहता है बाबू, बहुत ही मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। याद रखिए किस आंदोलन को जो है वो बाबू बंद कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आते ही होगा कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग को था कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जो है से बंद कर दिया था। तो वह जो बंद कर दिए थे बाबू, वह असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत आप लोग अच्छी जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है दोस्तों वह कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई से, कब बाबू, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में कुल जो केंद्र शासित प्रदेश है बाबू, वह कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा 8 जो है से 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून किस वर्ष पारित हुआ, या इस प्रकार से पूछ देगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, या किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम जो है बाबू, वह सूचना का अधिकार अधिनियम है। आप लोग याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह 2000, ठीक है, 2005 ईस्वी में हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए हाँ एक क्वेश्चन देखिए, किसने ऐसा कहे थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ऐसा बात किसने कहे थे, तो याद रखिएगा यह जो बात है वह इब्राहम, क्या बाबू, इब्राहम लिंकन ने कहे थे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चाहे इस प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है। क्या पूछ देता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या पूछ देता है जब बाबू कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकतंत्र हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इब्राहम लिंकन द्वारा, क्या लिखेंगे, इब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा लोकतंत्र को। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अब्राहम लिंकन, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो वह 73वां, याद रखिएगा 73वां
73वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था बाबू, प्राप्त हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन है, देखिए कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। ठीक है, जो भारत में बाबू जो लोकतंत्र है उसका सफलता में जो सफलता जो होते रहता है असफल नहीं होता है, तो उसका क्या मतलब कि बाधा है, उसका अशिक्षित है कि गरीबी है कि बेरोजगार है, तो इनमें से याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए एक बताइएगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, या कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में जो रज्जू मार्ग है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है बाबू, तो याद रखिएगा राजगीर में है। कहाँ है बाबू, तो याद रखिएगा राजगीर में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर ही देखते होंगे, अगला क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। ठीक है, चाहे किस युग में भी हुआ, ये भी हम लोग, हाँ यहाँ पे देखिए कब लिखा गया है, फिर गलती लिखा गया है, तो बोलेंगे लोग कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे वहां से, किस युग में हुआ। ठीक है, किस युग में हुआ। ठीक है, किस युग में हुआ, तो याद रखिएगा मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था बाबू, मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से आपको लोग जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी गोविंद सागर कृत्रिम कृत्रिम जलाशय संबंधित है, वह किससे संबंधित है बाबू, कौन सा बांध से संबंधित है, तो याद रखिएगा क्या, याद रखिएगा हीरा सॉरी रिहंद बांध, क्या बाबू, रिहंद बांध से जो है गोविंद सागर कृत्रिम का जो जलाशय उसी संबंधित से है, किससे है, तो रिहंद बांध से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भूखलन प्रवण राज्य जो है वह कहाँ है, सर्वाधिक भूखलन वाला प्रवण जो राज्य है वह कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा वो उत्तराखंड है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। ठीक है, बिहार का कौन सा ऐसा भाग है जो बाबू वह सर्वाधिक सूखा जो है सूखा रहता है, तो वह दक्षिणी क्षेत्र है। कौन है बाबू, दक्षिणी क्षेत्र है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, 1871 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसका हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे, क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ बाबू, तो याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। ठीक है, स्थापित हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए, तो थोड़ा जल्दी में, थोड़ा फटाफट में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन यही आप लोग को जब हम कवर कराने वाले थे बाबू 800 प्रश्न को, ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं 750 क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसमें आप लोग को पहला क्वेश्चन शायद यही होगा, ठीक है। तो कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिए रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है बाबू वह लेनिन ने किया था, सॉरी लेनिन ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है बाबू वह कौन करता है बाबू, यानी हाँ कौन करता है। तो मैं बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन जो है से बाबू क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है, इसका आंसर आप लोग को क्या करना है। तो इसका आंसर जो है से आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन को जैसे मैंने बता चुके हैं बाबू ऑलरेडी, इसलिए इसका नहीं बता बता रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, यानी आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो याद रखिएगा जीविकोपार्जन, क्या है बाबू, जीविकोपार्जन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कि ये भी लाजवाब क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, ठीक है। भारत की जो राष्ट्रीय आय जो था बाबू वो सबसे पहले अनुमान किसने लगाए थे। तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी, किसने बाबू, दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये भी याद रख लेना है। चलिए एक क्वेश्चन के बताइए, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है। दीर्घकालीन ऋण 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 प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो भूमि विकास बैंक है, कौन है बाबू, भूमि विकास बैंक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 15 मार्च, कब बाबू, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है 15 मार्च को मनाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो है बाबू उसका मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिए उसका जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई हो जाएगा, यानी हमारा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिए बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन सा मिट्टी बाबू, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन करेंगे आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आयुर्वेद की जो जनक है वह ढेर बच्चों लोग जो है वो पतंजलि पे मार देते हैं, हालांकि पतंजलि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो आयुर्वेद का भाई जो जनक है वह कौन है। तो वह चरक है, क्या बाबू, चरक हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन में है। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है से वह क्या में है, तो वन में है। तो याद रखें बिहार में कितने प्रतिशत, बिहार में जो क्षेत्र है वह वन में कितना है, तो वह 7% जो है वह कितना है बाबू, तो याद रखिएगा 7% है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, ठीक है क्वेश्चन क्या है बाबू, तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैग्नेटाइट है। क्या बहु मैग्नेटाइट है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हाँ हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला कौन है बाबू, तो याद रखिएगा सबसे घटिया कोयला पिट है। अगर हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे घटिया कोयला क्या है बाबू, तो सबसे घटिया कोयला जो है वो अपना पिट है। लेकिन सबसे उत्तम कोयला अगर की बात कर पूछा जाए तो एंथ्रासाइड होता है, ये भी आप लोग को उत्तम कोयला में। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखिएगा, उत्तम कोयला में उत्तम कोयला सबसे पूछ दिया जाए तो क्या है बाबू, एंथ्रासाइड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो वह गेहूं नहीं है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है बाबू, तो वह धान है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि का की जाती है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन मतलब कृषि की जाती है, तो 60% में बाबू कृषि की जाती है। कितना प्रतिशत में, तो 60% में कृषि की जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो वह है क्या है वो, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। समाचार पत्र भी होगा, टेलीफोन भी होगा और टेलीविजन भी होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि मानवीय पूंजी निर्माण का घटक है। ठीक है, मानवीय पूंजी निर्माण का घटक कौन है बाबू, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद आप लोग को हो रहा है जी या नहीं, बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है बाबू, तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति जो है वो संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति को संबंध है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। और क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार राज्य है, लेकिन कैसा राज्य है, उद्योग प्रधान है, पशु प्रधान है, कि खनिज प्रधान है, कि कृषि प्रधान है। तो याद रखिएगा बिहार जो है बाबू, वह बिहार जो है, ठीक है बिहार एक कृषि प्रधान है। क्या बाबू, तो बिहार एक कृषि प्रधान है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को संभावित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को संभावित करता है। तो बाबू प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जैसे उसी ने रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, ठीक है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो याद रखिएगा बाबू कि बिहार में जो कुल कितने ज़िले हैं तो वह 38 गो ज़िला है, आप लोग को ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो वह जयप्रकाश नारायण ने किए थे। किसने किए थे बाबू, जयप्रकाश नारायण ने, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। बांग्लादेश जो है बाबू वह कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश जो 1771 ईस्वी में, सॉरी 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जैसे आज़ाद हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, है ना। भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत हुआ। तो भारत में सबसे पहले जैसे राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो निम्नलिखित में से कौन बाबू केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वह उत्तराखंड तो होता नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं होता है, केरल भी नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन बच गया बाबू, तो वह चंडीगढ़ बच गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण बाबू अमेरिका है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय कौन है, ठीक है। भारत का केंद्रीय कौन है। तो रिजर्व बैंक इंडिया है बाबू, ठीक है, यानी RBI, ठीक है। RBI जो है वह यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय की केंद्रीय जो होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादनों के मान मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो एग मार्क, ठीक है। हम लोग ढेर जो बच्चों हैं वह हॉल मार्क पे मारते हैं, लेकिन इसका हॉल मार्क नहीं होगा, एग मार्क हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बाबू है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो वह कृषि क्षेत्र है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। तो वह किसानों पे लागू था बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था बाबू। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, ठीक है।
जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया था सरकार? तो वह हंटर समिति, क्या है तो बाबू, हंटर, ठीक है, हंटर समिति, हंटर समिति जो था उसका मतलब कि गठन किया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो जन्म कहाँ है बाबू? तो जन्म याद रखिएगा अपना बिहार में ही था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए ये बताइएगा कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के वह नवादा जिला में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि क्वेश्चन क्या है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश का जो सीमा है बाबू वह बिहार से जुड़ी हुई है, तो वह नेपाल है। कौन है बाबू? नेपाल है। कौन है जल्दी सुन बताना? तो वह नेपाल है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बाबू बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग देते रहिए। ठीक है, और 2001 जो 2024 एग्जाम में आप लोग को अच्छी प्रकार से नंबर लाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर ही है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुआ बाबू? तो याद रखिएगा 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र, ठीक है, क्या है क्वेश्चन बाबू? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी समुद्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो वह भूकंप है। क्या है बाबू? भूकंप है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो वह धान है बाबू, खरीफ फसल। ठीक है, याद रखिएगा। और रोपण फसल, इनमें से कौन सा रोपण फसल है? तो वह गेहूं हो जाएगा रोपण फसल। ठीक है, और धान क्या हो जाएगा? तो धान हो जाएगा खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया ना जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है से डायरी विकास है। क्या बाबू? डायरी विकास है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ठीक है, क्या है बाबू? आरबीआई की स्थापना जो है वह किस वर्ष से हुआ था? तो याद रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना है बाबू वह 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्पीड में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहली सूती मिल मुंबई में
स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था, तो वह बिस्मार्क उत्तरदायित्व था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किए। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किए थे, तो हम्फ्री डेवी। ठीक है, क्या थे नाम उनको, हम्फ्री डेवी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। ठीक है, क्या था, करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो वो सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद आप लोग को रखते चलना है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो तुमको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम जो है यह क्वेश्चन को बहुत बार मैंने बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड है बाबू। क्या है, हीराकुंड जो है सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो वह तांबा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयला कोयला का प्रकार कौन सा है। ठीक है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार जो है बाबू वह कौन सा है, तो वह एंथ्रासाइड है। ठीक है, यानी कि सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयला किस प्रकार का कोयला को माना जाता है, तो वह एंथ्रासाइड को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे खराब, तो सबसे खराब याद रखिएगा पिट होगा, सबसे खराब घटिया कोयला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भागलपुर में है कहलगांव। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस मतलब जिला में है, तो भागलपुर में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि सूखे सूखे के लिए उत्तरदायी तो कारण क्या है, वर्षा की कमी हो रहा है तब ना भाई वो उसका जमीन जो है से सूखा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसको थोड़ा हम लोग फास्ट में ना होकर के एकदम स्लो मोशन में हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 500 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 500 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 500 कहता है कि अल्यूमिनियम, ठीक है, अल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है। ठीक है, अल्यूमिनियम जो है बाबू वो किस खनिज से संबंधित है बाबू, तांबा से है कि अभ्रक से है कि लौह अयस्क से है कि बॉक्साइड से है। ठीक है, बताइएगा कि हाँ एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो है बाबू वह बॉक्साइड से संबंधित है। किससे, तो एल्यूमिनियम जो है से बॉक्साइड से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं।
तो आप लोग को यह जो क्लास है बाबू वो कैसा लगा है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और आप लोग जो है से दोस्तों को भी इस आप लोग को जो भी ग्रुप वगैरह होगा उसमें आप लोग इस वीडियोस को शेयर करिए, ताकि आप लोग को जो बच्चे हैं हम चाहते हैं बाबू कि जितने भी गरीब के जो बच्चे हैं वह हमारे चैनल से आन करके फ्री में पढ़ें, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। और 400 प्लस, ठीक है, 450 नंबर, ड्रीम 450 प्लस नंबर वह उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग 2024 एग्ज़ाम के लिए आप लोग किस प्रकार से तैयारी में लगे हुए हैं बता दीजिए एक बार फटाफट से, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और मेरा नाम अभी तक आप नहीं जानते हैं तो मेरा नाम आप देख ही सकते हैं और स्क्रीन पर मेरा नाम जो है वह दीपू कुमार है। क्या है? मेरा नाम दीपू कुमार है। आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में, ठीक है। तो चलिए बाबू हाँ, और आप लोग को PDF के लिए क्या करना है ना, PDF के लिए आप लोग को इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। 96 31 97 98 ये नंबर पे आप लोग को बाबू कॉल कर देना है, ठीक है। बोलना है कि सर हमें PDF चाहिए, ठीक है। आप लोग को फ्री में PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियोस में मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपका दिन शुभ हो।